नमस्ते। मैं हूं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं जिद दिल्ली एनसीआर हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने आया हूं उस विषय पर बात करने के लिए जिसको लेकर आज देश का हर आम नागरिक चिंतित है, जिसको दुनियादारी की समझ है। दुनिया का एक हिस्सा है जो इस वक्त युद्ध में है और उस युद्ध का हम पर क्या असर पड़ेगा उस पर मैं बात करूंगा। आप सबको पता होगा कि एक सप्ताह से ज़्यादा वक्त 8-9 दिन हो गए जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अब उसका इम्पैक्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। वीडियो में उसी इशू पे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारे सामने स्ट्रैटेजिकली कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसको पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि शुरुआत में इस तरीके की बात कही जा रही थी कि युद्ध शुरू हुआ तो शायद कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अब तक की लड़ाई हुई है उससे देखकर तो लग रहा है और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अभी खिंचने वाली है। तो सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। भारत जो मोटे तौर पर फॉसिल फ्यूल जो ईंधन है उसके लिए खाड़ी के उन देशों में के ऊपर निर्भर है जहां अभी युद्ध हो रहा है या फिर युद्ध के जद में है, यानी कि जो वेस्ट एशिया है जिनको हम खाड़ी देश कहते हैं, गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये वो देश हैं जहाँ से ओमान, ये वो देश हैं जो उस बेल्ट के हैं। और यहाँ से जो पेट्रोल, डीज़ल, पीएनजी गैसेस भारत के पास आते हैं ना, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के रास्ते आते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समुद्र के रास्ते होता है। आम लोगों को अगर दिल्ली से अमेरिका जाना है तो वो सफ़र 24 घंटे में पूरा हो जाता है, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे में पूरे हो जाते हैं। अब तो डायरेक्ट फ्लाइट भी है, लेकिन समुद्री रास्ते मतलब भारत से अगर कुछ यूएस जा रहा है, यूएस से अगर कुछ भारत आ रहा है तो महीने भर का वक्त लगता है। और दुनिया में सारा जो अब हवा में जितना आपको ट्रैफिक दिखता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक समुद्री रास्ते में है। और जो व्यापार यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप जब ग्लोब को देखेंगे ना, यहाँ पे भारत है, अगर भारत यहाँ पे है तो जो खाड़ी देश है वो इस जगह पे है और यूएस इधर है। तो यूरोप अमेरिका से जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इस रूट से आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये होगा कि अगर ये बीच का रूट डिस्टर्ब होता है तो फिर जो जहाज़ हैं उनको ज़्यादा लंबे चक्कर लगाने पड़ेंगे। आज देखिए क्या हो रहा है, जो फ़्लाइट्स जा रही हैं और यूएई जैसे देशों ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो लंबी दूरी लेंगे, मतलब जो सफ़र 20 दिन का होता है वो 25 दिन 30 दिन का हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त भारत के सामने और दुनिया के सामने है वो है ऑयल का, विशेष तौर पर जो हम जिस जगह पर हम हैं, साउथ एशिया, जो दक्षिण एशिया के हम देश हैं। हालांकि हमारे पास विकल्प हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं, हम रूस से ले सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली जो आप ईरान से, तो हालांकि हमने बहुत कम कर दिया था, जो यूएई से था, इराक से हमारा आ रहा था, बहरीन से, कुवैत से, वो पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है या एकदम से ना के बराबर है। आ भी रहा है तो बहुत घूम के आ रहा है, आप काने से पकड़ रहे हो तो वो इस तरीके से पकड़ना पड़ रहा है, इस तरीके से वो रूट बन रहा है। आप ऐसे आ सकते हो बट आप घूम कैसे आ रहे हो। तो 15 दिन का जो सफ़र है वो 30 दिन होगा, तो माल भाड़ा बढ़ेगा और ये हर चीज़ में हो रहा है। आज दिल्ली से हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें लोगों को एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत होने लगी है। इसमें मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करूँगा। आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया बीपीसीएल का, क्योंकि मेरे पास मेरे घर में जो गैस है वो पाइपलाइन के ज़रिए आता है। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए,
इसमें लिखा है डियर वैल्यूड कस्टमर, क्लेम्स ऑफ शॉर्टेज इन फ्यूल सप्लाई सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया आर मिसलीडिंग एंड बेसलेस. There is a adequate availability of fuel in the country. Citizens are assured that there is no need for any concern. Using fuel wisely always helps. ये देखिए, ये मैसेज है, ठीक है, ये मुझे आया है, आज का ये मैसेज है. आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इन लोगों की तरफ से भी इस तरीके के मैसेजेस दिए जा रहे हैं. और ये जितने जानकार है सब बता रहे हैं कि भाई 2-2.5 महीने की तो चिंता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये लड़ाई खिंचती है तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी. और जो पेट्रोल डीजल आपको मान लीजिए पेट्रोल दिल्ली या नोएडा में आपको 95 रुपये 100 रुपये मिल रहा है, ये हो सकता है 120-125 रुपये तक पहुंच जाए, क्योंकि 2 महीने में भारत सरकार भी अपने स्तर पे चीज़ें कर रही हैं. भारत सरकार अपने स्तर पर वो सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं कि वैकल्पिक इंतज़ाम कैसे किया जाए. भारत सरकार भी एश्योर कर रही है. लेकिन आज मैंने जिस दिल्ली की घटना का जिक्र किया, दिल्ली से हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि कुछ लोगों को सिलेंडर की, जब वो सिलेंडर के लिए जा रहे हैं तो उनको वेट करवाया जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि 20 दिन 25 दिन के बाद आइए. तो इसमें भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसकी राशनिंग तो नहीं हो रही है. जो लोकल स्तर पर जो डीलर हैं, क्या वो जमाखोरी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो बड़े शातिर कौम है ना, हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं. अगर कहीं से हल्ला चल गई, अभी जैसे हल्ला उड़ा कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, तो लोगों ने राशनिंग करनी शुरू कर दी. बड़े बड़े टैंकर्स लेकर लोगों ने घर में तेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया. फिर बताया गया, फिर ऐसे लोगों को तेल देना बंद किया गया. तो क्या कुछ डीलर इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं? इस पर भारत सरकार की नज़र डालनी पड़ेगी. अब आते हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त हमारे पास क्या है. सबसे बड़ा जो कंसर्न, जिसकी शुरुआत मैंने कही कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है वो फॉसिल फ्यूल पर है, पेट्रोल, डीजल, गैस. अगर ये लड़ाई ज़्यादा खिंचती है तो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सामने है. दूसरा कि एनर्जी सेक्टर के साथ कई चीज़ें सारे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो आगे बढ़ता है तो महंगाई, क्योंकि अगर समझ लो आप कि अगर पेट्रोल 100 रुपया है, डीजल 90 रुपया है, अगर वो डीजल 90 रुपये से 110 से 120 रुपये पहुँच जाता है, 20-25 रुपये महंगे हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा. ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर जो कमोडिटी है, जितने भी सामान हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन के बाद महंगाई बढ़ेगी, ये एक हमारे सामने चैलेंज है. दूसरा एक चैलेंज है कि देखिए, ये जो लड़ाई हो रही है ना, इससे शेयर बाज़ार हमारा बड़ा प्रभावित हो रहा है. और शेयर बाज़ार जब होता है, जब ऊपर चढ़ता है तो एक दिन में लाखों करोड़ रुपए कमा लेता है, लेकिन जब गिरता है तो एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं. आप उसको लाखों करोड़ों इस नज़रिए से देखिए कि कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो छोटे शेयर धारक हैं, होल्डर्स हैं, जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का खेल करते हैं, वो तो एक तरीके से अगर गिरा तो बर्बाद ही हो गए. फिर वो पता नहीं उबर पाएँ या नहीं उबर पाएँ. तो एक उससे भी, वो भी एक बड़ी चुनौती है. साथ साथ खाद्य संकट भी, क्योंकि भारत कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो बाहर भेजता है, और जब वो बाहर भेजता है और कई चीज़ें मंगाता भी, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, तो जो रूट है ना वो वही है. जो इंडियन ओशन से आप आगे की तरफ, इंडियन ओशन से आगे की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ वही एक रूट है. अगर उस रूट को आप छोड़ते हैं तो फिर वही जो मैंने गणित कहा ना, कि आपको अगर इस रूट पे जाना पड़े तो आपका किराया 10 रुपये है, बट अगर ये रूट डिस्टर्ब है तो आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा. तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन 10 दिन का है वो 20 दिन का होगा, जो किराया 100 रुपया है वो 200 रुपये का हो जाएगा. और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका सामान वहाँ जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ महंगा होगा, और जो आपके पास आएगा, जो सामान आपको 10 रुपये का मिल रहा है, हो सकता है 12 या 13 रुपये का हो जाए. जो पेट्रोल डीजल आ रहे हैं, गैस आ रही है, वो हो सकता है कि जो आपको 100 का मिले वो 110, 115, 120 का हो जाए. और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर लड़ाई महीने 2 महीने खिंचती है तो आई डोंट नो सच है या झूठ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वो महंगाई पेट्रोल डीजल हो सकता है 110, 115 रुपये, 20 रुपये तक चला जाए, यानी कि 20 रुपये कम से कम महंगा. और अगर पेट्रोल 20 रुपये लीटर महंगा होता है तो समझिए कितना इम्पैक्ट करेगा.
भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है कूटनीतिक। इस युद्ध में जो 3 प्रमुख देश हैं, एक ईरान है, दूसरा इजराइल है और अमेरिका है। इन दोनों पक्षों से भारत के संबंध बड़े बड़े प्रगाढ़ रहे हैं और भारत खुलकर ना तो ईरान के साथ जा सकता है, ना इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ जा सकता है। तो भारत ने हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अपना जो एक एजेंडा रहा है वो बिल्कुल सटीक भारत ने रखा है कि वो नॉन अलाइनमेंट वाले मोड पे है। मसला ये फंसता है कि आने वाले वक्त में ये कितने दिनों तक कंटिन्यूटी में रहने वाला है, कितने दिनों तक ये कंटिन्यू करेगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि शुरुआत में कुछ स्टैंड भारत सरकार की तरफ से लिए गए, कुछ बड़ी आलोचना भी देश के अंदर भारत सरकार की हुई है। मूल ये है कि ईरान स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ईरान का लोकेशन है ना, वो स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बड़ा है। और देखिए, भारत ने वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं चाबहार को बनाने के लिए। हालांकि पूर्व में भी पिछले 1-2 साल में जो बजट हुआ उसमें भारत सरकार ने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन भारत का हज़ारों करोड़ रुपया ईरान में लगा हुआ है। दूसरा इजराइल है। इजराइल के साथ आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में कि भारत जिन 2 देशों से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है उसमें एक रूस है और दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर इजराइल है। तो क्या हम उस देश के खिलाफ चले जाएं जिससे भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है? तो ये कूटनीतिक है। वर्तमान परिदृश्य में आपके साथ सामने 2 विश्व शक्ति हैं, एक चीन है जिनके से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, एक पैरेलल सा संबंध है। तो अमेरिका के साथ आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका का हर चीज़ में आप हाँ में हाँ भी नहीं भर सकते हैं, ये भी एक एंगल है। दूसरा ये है कि जब वो 2 खेमा है तो एक खेमा के साथ आपको क्लोजनेस दिखाना होगा। हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, तो जिस देश से आप, भारत का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है ना वो यूएस के साथ होता है, तो आप उस देश के साथ सीधे ऐसे तो हो नहीं सकते जिससे आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है। तो ये मोटे तौर पर 4-5 चीज़ें हैं जो एनर्जी सेक्टर का है, महंगाई है, शेयर बाज़ार है, सोने चांदी का रेट देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, ये जितना खिंचेगा सोने चांदी का रेट उतना बढ़ेगा। और सब देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलते चलते मैं ज़रूर बताऊंगा। जब ये लड़ाई आज से 8 दिन पहले शुरू हुई थी ना, तो 70-72 प्रति बैरल $70-72 प्रति बैरल क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसकी कीमत थी। आज ये 110 बैरल के आसपास पहुंच चुका है, यानी $40 प्रति बैरल 8 दिन में रेट बढ़ चुका है। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 8-9 दिन में $40 प्रति बैरल बढ़ा है, तो अगर ये 2-4 सप्ताह खिंच जाता है तो हो सकता है $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। और वो अगर बढ़ेगा तो जो मैंने कहा कि ये 115-120 रुपये तक पेट्रोल हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मोटे तौर पर चैलेंजेस हैं और उम्मीद हमें अपनी सरकार से करनी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण पर भारत सरकार कुछ ना कुछ वैकल्पिक इंतज़ाम ज़रूर कर रही होगी, ताकि देश के लोगों पर उसका इफेक्ट न पड़े। इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी वो कि कम से कम पड़े और लोगों की ऊपर महंगाई का मार बहुत ज़्यादा ना पड़े। धन्यवाद।